हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। और मिशन रोजगार बाई शैलेंद्र सर में आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आ जाते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तहलका सीरीज चल रहा है आप लोग का साइंस का तहलका सीरीज चल रहा है। देखिए तहलका सीरीज, साइंस की इस सीरीज की क्या खासियत है। इस सीरीज की खासियत है कि ये लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए तो एकदम ब्रह्मास्त्र है। ये आपका एकदम अंतिम ब्रह्मास्त्र, माने कि अंतिम जो हथियार है ना, ये आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आए हैं। रेलवे जेई के लिए तो ये तो समझिएगा कि रेलवे जेई में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, एलपी टेक्नीशियन के रेस्पेक्ट में, ग्रुप डी के रेस्पेक्ट में। और यह हमारा रेलवे जेई के लिए, आरपीएफ के लिए। ग्रुप डी तो हम लोग रेलवे का आईएएस बोलते हैं ना इसको। ग्रुप डी में तो साइंस का क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि दिमाग की बत्ती को हिला देता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बत्ती को मैं हिला रहा हूं आपको यहाँ पर तहलका सीरीज में। और बीपीएससी शिक्षक, देखिए बहुत सारे योद्धा हमारे बीपीएससी शिक्षक भी बन चुके हैं। अरे हम लोग क्या है, हम लोग तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन जो भी हमारे योद्धा, जो भी हमारे इस बार जो आपका यानी कि बीपीएससी एग्जाम लिया है, जो शिक्षकों का जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आपका योगदान दे रहे हैं अभी के डेट में। बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एंड अदर वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए साइंस तहलका सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए पढ़ चुका है। तो लो भाई मेरे, पहला क्वेश्चन जब पढ़ चुका है तो जवाब भी तो दे दीजिए आप लोग। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन डियर कह रहा है ना कि आपके पास 1 ओम का है, 2 ओम का है और 3 ओम के प्रतिरोध को 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के सर जी 3 गो प्रतिरोध हो गया। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में जोड़ा गया है। तब प्रभावी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तब पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला पता है आपको कैसे होता है? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1 बटा क्या सर जी? तो कहिएगा R3 होती है। तो यहाँ बना दीजिए भाई मेरे, 1/Rp बराबर हो जाएगा 1/1, एक ना है, और प्लस कहिएगा 1/2 और प्लस कह दीजिएगा 1/3। 1 2 3 लगातार देवल है सर। तो ये बताइए एलसीएम, शर्माना नहीं है एलसीएम करने में, एचसीएफ करने में, नॉट शर्माना, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। तो भाई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 2 और 3 का, तो कहिएगा सर जी 6 हो जाएगा। तो कहिएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा सर, यहाँ पर मेरे भाई 3 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 2 हो जाएगा। कितना हो गया? 6 3 9, 9 2 कितना? तो कहिएगा 11/6 आ गया। तो क्या 11/6 आंसर होगा? तो एगो हमने बहुत बड़ा गलती किया, एगो ऑप्शन हमको 11/6 भी देना चाहिए, लेकिन नहीं सर, नहीं दिया गया है। इसलिए आप लोगों को आरपी निकालना है। तो आरपी बराबर कितना हो जाएगा सर? तो कहिएगा 6/11। 6/11 ओम हो गया सर, सिंबल के साथ हमने लिख दिया। चलिए आपके प्रश्न का जवाब मिल गया 1 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों परेशानी होगी? हम हैं ना, आपकी सारी परेशानियों को तो हम लिए हुए ना। आपकी सारी परेशानियों को, आपकी सारी बाधाओं को तो हमने ग्रहण किया है। तो कहाँ से परेशानी होगा? लेकिन परेशान होना पड़ेगा आपको भी भाई मेरे साथ में, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं तो आपको भी तो परेशान होना है ना। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है? कहिएगा 3 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा? धातुएं ना करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग धातु करता है। कौन करता है? धातु। और 3 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कर किसके जैसा बनना चाहता है? तो कहिएगा सर हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सब इनर्ट गैस है। इसका बताइए परमाणु संख्या 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया। तो भाई मेरे क्या बनना चाहता है? नियॉन बनना चाहता है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो 2 और क्या होती है? 8 होती है। तो कहिएगा कि अपने पास कौ इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है? कहिएगा 10 गो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही बतलाया जाता है। इसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो कहिएगा सर कितनी होती है सर, तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 गो होती है। तो आप कहिएगा कि सर ये 2, 10, 18 लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं, तक परमाणु संख्या लिखे हैं सर हम ये। लेकिन इस पर जब कोई चार्ज नहीं रहता है, किसी भी एटम पर जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तब P बराबर Z बराबर E, P बराबर Z बराबर E होती है। तो बताइएगा यहाँ पर हो गया एल्युमिनियम का होता है 13, तो कहिएगा Z बराबर 13 हो गया। ये बताइएगा ये पोटेशियम का, तो ये बताइए पोटेशियम का होता है Z बराबर कितना 19 होती है। यहाँ पर क्लोरीन का क्या बोलिएगा सर, तो कहिएगा Z बराबर 17 होती है, 17 होती है। और मैग्नीशियम का पूछा जाए तो Z बराबर 12 होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग करने की बारी है, तो कहिएगा त्याग करता है कौन, तो धातु करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग धातु करता है। तो यहाँ पर क्लोरीन तो हमारा अधातु है, ऐसे भी ये त्याग नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर किसके जैसा बन जाएगा, तो आर्गन जैसा बन जाएगा। ये त्याग करेगा, यही करेगा हमारा। ये बताइएगा 3 गो इलेक्ट्रॉन जब त्याग कर देगा तो एल्युमिनियम कहिएगा 3+ में, और इसमें अब बताइएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कहिएगा 10 गो हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान, तो कहिएगा नियॉन के समान हो जाएगा। आपके सवाल का सही में जवाब आ गया ऑप्शन नंबर 1 आ गया। सर कितना नंबर आ गया, 1 नंबर ऑप्शन सही आ गया। निम्नलिखित में कौन 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करती है, तो कौन हो जाएगा हुजूर, आप लोग बताइए मेरे भाई कौन हो जाएगा, तो कहिएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर यही कहता कि निम्नलिखित में कौन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कर आपका आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है, तब हम लोग मार देते, कौन, पोटेशियम कर देते। अगर इसी सवाल में ऐसे रहता कि निम्नलिखित में कौन आपका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, तो कहिएगा क्लोरीन मार देते तब हम लोग। ठीक है, हाँ। लीजिए अगले सवाल पर आ जाइए आप लोग। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि जब नाइट्रोजन जब तब तक कैल्शियम से क्रिया करती है, नाइट्रोजन जब कैल्शियम से क्रिया करती है तो बनेगा, तो लीजिए ना कैल्शियम से क्रिया कर रही है, तो ये बताइएगा नाइट्रोजन, तो कहिएगा N2 ना, छुच्छे N नहीं, कहिएगा N2 कहिएगा। कहिएगा जब ये हमारा किससे क्रिया करती है सर, तो कहिएगा कि सर ये जब नाइट्रोजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, यही ना है हमारा। तो लो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब आप लोग दे दीजिए। पहले आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए सर, कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो लीजिए ना पहले फटाफट जवाब दे दीजिए सर। तो क्या बनाएगा सर ये, तो कहिएगा CA3N3 का निर्माण करेगा ये लीजिए CA3 और कहिएगा N2 का निर्माण करेगा, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम नाइट्राइड कहा जाता है। इसी का नाम है कैल्शियम, कहिएगा नाइट्राइड के रूप में इसको कैल्शियम नाइट्राइड कहा जाता है। ये बैलेंस है कि नहीं है, जरा एक बार देख लीजिएगा, नहीं है ना, तो यहाँ पर 3 कर दीजिएगा। और जब हमारा 3 हो गया तो हो गया सर कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र हो गया। ये कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, तो कहिएगा नहीं सर, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है Ca और कहिएगा NO3 का होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। कैल्शियम नाइट्राइड का निर्माण करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, तो कहिएगा नहीं, CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कली चूना, कली चूना के नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी का नाम है सर क्विक लाइम, कहिएगा क्विक लाइम के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र तो होता है CaCl2 होती है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होती है। तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड का निर्माण करेगा। कैल्शियम नाइट्राइड सूत्र क्या होता है, तो CA3N2 होती है, कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र हो गया यहाँ। लीजिए अगले सवाल पर आइए आप लोग। फिजिक्स का सवाल है, जिसका था आप लोगों को इंतजार, वो आ गया घड़ी आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी कीजिए। विरामा अवस्था में
कहिएगा रेस्ट में है। विरामावस्था में 10 केजी के पिंड पर 10 केजी के पिंड पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगने के कारण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। चलिए सवाल कर रहा है कि 10 केजी का एक पिंड है, 10 न्यूटन का बल उस पर लगता है कितना समय तक, तो कहिएगा सर 4 सेकंड तक। तब बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। काम तो बल ही ना करता है, कार्य बल ही करता है। तब बल द्वारा किया गया कार्य आप लोग कह दीजिएगा W बराबर F इंटू एस से। W बराबर F इंटू एस होती है। तो F तो पता है आपको, लेकिन क्या आपको S पता है, तो कहिएगा कि नहीं सर। अगर 10 केजी का वस्तु है, 10 न्यूटन का बल लगता है उस पर, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, विस्थापन कितना कवर करता है, वो निकाल देंगे, बना देंगे। तो लीजिए सब कुछ दिया हुआ है। ये बताइएगा M का मान दिया हुआ है सर कितना, तो कहिएगा 10 केजी है। और क्या दिया हुआ है, F का मान हो गया 10 न्यूटन हो गया। समय दिया हुआ है कि 4 सेकंड है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बता देना है कि A बराबर व्हाट, और यहाँ पर हम लोगों को दो गो बातें निकाल दे रहे हैं, A बराबर व्हाट और यहाँ पर S बराबर व्हाट, यही दो गो बातें निकाल देनी है। तो F बराबर आप लोग MA से निकाल दीजिएगा। तो ये A बराबर निकल जाएगा F बटा M हो जाएगा। F का मान कितना है, तो कहिएगा कि सर F का मान हो गया 10 और द्रव्यमान भी हो गया 10, और कह दीजिएगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। और उतना समय में कितना दूरी तय किया, तो ये दूरी निकाल दीजिएगा आप। S बराबर कहिएगा UT प्लस कितना से, तो कहिएगा हाफ AT स्क्वायर से निकाल दीजिए आप, यहाँ बन जाएगा। U का मान क्या है, तो कहिएगा सर 0 है यहाँ पर। ये बताइए 1/2 और गुने A का मान कितना आया, 1 आया, और T का मान कितना आया, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। ये कट जाएगा सर कितना बार में, तो कहिएगा 8 बार में। S का मान आ गया 8 मीटर, 8 मीटर। और यहाँ से बना दीजिएगा। अब यहाँ से W बराबर हो जाएगा F का मान 10 और गुने 10 है ना है, और दूरी कितना 8 आ गया, बराबर 80 जूल। 80 जूल आपके प्रश्न का आंसर आ गया। है कोई ऑप्शन 80 जूल? हाँ सर है, 80 जूल तो हो गया। डी नंबर लीजिए, दोनों हाथों से मैंने डी नंबर को टिक आउट कर लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं 5 नंबर सवाल पर। आइए 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जरा प्यार से, जरा एकदम प्यार से बनाकर दिखा दिए हमको। परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने पर, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने पर क्या होगा सर। कहिएगा नाभिक में क्या क्या होता है, कहिएगा नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो बताइएगा परमाणु का रासायनिक गुण को बतलाने का श्रेय, परमाणु के केमिकल प्रॉपर्टीज को बतलाता है कौन, इलेक्ट्रॉन बतलाता है, जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन बताइएगा भौतिक गुण का निर्धारण कौन करेगा। भौतिक गुण का निर्धारण जो करता है ना, भौतिक गुण का निर्धारण, ये कहिएगा कि यहाँ पर नाभिक में जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये करेगा। ये बताइएगा द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं हम लोग। द्रव्यमान संख्या हमारा होती है, जिसको A कहते हैं, ये होता है P प्लस N होती है। द्रव्यमान संख्या A बराबर P प्लस क्या होती है, तो कहिएगा N होती है, P प्लस N होती है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, कह दिया जाए कि नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने पर, जब न्यूट्रॉन एगो बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान संख्या में वृद्धि हो जाएगा। अरे भाई नाभिक में न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन कहने का मतलब हुआ कि नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है वही प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होती है। तो बताइए न्यूट्रॉन बढ़ने से परमाणु संख्या को क्या मतलब है, नहीं, तो कहिएगा न्यूट्रॉन के बढ़ जाने से द्रव्यमान संख्या में वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है कि पहला नाभिक के परमाणु के रासायनिक के प्रकृति बदल जाती है, तो कहिएगा रासायनिक प्रकृति को बदलने का श्रेय इलेक्ट्रॉन को जाएगा। फिर कह रहा है
कि नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में धन आवेश कौन होता है? प्रोटॉन होता है। इसकी संख्या बढ़ गया? एकदम नहीं। परमाणु का क्रमांक बढ़ गया। परमाणु क्रमांक कह सकते हैं तो अच्छा रहेगा। परमाणु का क्रमांक बढ़ जाता है। क्रमांक माने एटॉमिक नंबर, जेड बढ़ जाती है। परमाणु का परमाणु क्रमांक, ये कर सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। एकदम नहीं सर। क्या न्यूट्रॉन में ऐड कर देने से इसका प्रोटॉन की संख्या माने कि बढ़ जाएगा? अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तब प्रोटॉन की संख्या जब नहीं बढ़ेगा तो परमाणु संख्या पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमाणु भार बढ़ जाता है। एकदम सही ऑप्शन सर, यहाँ पर सही ऑप्शन आप लोगों ने भी सिलेक्ट किया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल सही जवाब मिलेगा। अगला है कि पदार्थ के ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन तो सुनिए ना, हम यहां लिखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं उपचयन कहते हैं। उपचयन कहते हैं चाहे ऑक्सीकरण कहते हैं, इसी का नाम है ऑक्सीकरण। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ये क्या है सर? तो कहिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कहिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। कहिएगा रिमूवल ऑफ, हाइड्रोजन का वियोग होता है, लिख दीजिए ना, H2 का वियोग। कहिएगा वियोग होता है, H2 का वियोग होती है। फिर इसी प्रकार से कह दीजिएगा कि सर ये तो हो गया यहाँ पर। कहिएगा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ON में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो लो भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया, कह रहा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का ग्रहण। नहीं सर, हाइड्रोजन का वियोग होता है, रिमूवल होता है, गलत है। पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तो कहिएगा लॉस होता है सर। वियोग लॉस होता है, लॉसेस होती है। पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का त्याग होती है, तो कहिएगा नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो कहिएगा जी सर, राइट ऑप्शन इज डी नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। इसका जस्ट उल्टा जो होता है रिडक्शन के लिए होता है। तब बाकी सब का सब ये उल्टा है कि नहीं इसके? तो कहिएगा कि ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा सब का सब रिडक्शन में आ जाएगा। रिडक्शन माने अपचयन, आपका ये होता है उपचयन। उपचयन लिखे हैं ये, और रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन की सीरीज में इसको भी रखिएगा। देखिए ऑनलाइन प्रिपरेशन, ये ऑनलाइन के लिए क्लासेस चल रही है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा साइंस पोर्शन कमजोर है, तो भाई आप अपने साइंस पोर्शन को अच्छा कीजिए, क्योंकि ये 2024 और 2025 आप लोगों के लिए गोल्डन वर्ष है। ये गोल्डन वर्ष का गोल्डन फायदा आप लोग उठाइए। किसी तरह से आप रिजल्ट लेकर सिक्योर हो जाइए, अपने लाइफ को सिक्योर कर लीजिए, अपने ज़िंदगी को सिक्योर कर लीजिए, अपने माता पिता के खुश झोली में, अपने माता पिता के कदमों में एक सफलता को डाल दीजिए। यही आपकी सबसे भारी कामयाबी होगी आपकी ये। ठीक है, चलिए भाई, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। मिशन रोजगार बाई शैलेंद्र सर, साइंस के लिए, साइंस और ट्रेड का भी बैच आप लोगों को मैं ला रहा हूं। और अगर फॉलो करना है तो टेलीग्राम, फेसबुक फलाना से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं, तो टेलीग्राम पर क्वेश्चन ये भेज दिया जाता है। अब अभी टेलीग्राम एक्टिव नहीं किए हैं। कुछ दिन पहले टेलीग्राम के बारे में कहा गया था कि बंद होने वाला था। हम भी थोड़ा सा सुस्त हो गए थे, स्लो हो गए थे। जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम का जब संग फूंका जाता है तो आप लोग तेज हो जाते हैं ना, तो हम भी उसी तरह से थोड़ा स्लो हो गए थे कि भाई अब इस पर डालें कि किस पर डालें। लेकिन फिर से टेलीग्राम पर ही मैं डालने जा रहा हूं, आप लोग वहां से निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग देखिए अगला सवाल क्या है। दहन क्या है? ये कंबसन क्या है? दहन का मतलब होता है कंबसन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दहन का मतलब होता है कंबसन होती है। ये कंबसन क्या है सर? दहन क्या है? तो कहिएगा कि सर हमारे पास एक लकड़ी है, रखा हुआ है, तो कहेंगे कि सर इसका दहन हो रहा है ना।
लकड़ी जलेगा तब ना बोलिएगा कि जलत है, कि दहन हो रहा है, इसका दहन हो रहा है। तो दहन का मतलब होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आएगा। भौतिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया, तो कहिएगा रासायनिक अभिक्रिया में आता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। ये उष्माक्षेपी में तो दहन कौन अभिक्रिया आएगा, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगा। और क्रिया उष्माक्षेपी का मतलब होता है कहिएगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में आता है। ये उष्मा शोषी नहीं मारिएगा, उष्माक्षेपी कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला 7वां नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग क्या कर रहा है कि विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में, विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में, किसी भी दिशा में, विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश के फैलने की परिघटना को क्या कहा जाता है। तो कहिएगा कि प्रकाश जो है ना, सनलाइट जो होता है, कहिएगा जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, द्रव की छोटी छोटी बूंदें होती है, उससे टकराने के बाद में वो चारों तरफ बिखर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, यादृच्छिक दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसी घटना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहिएगा कि आकाश का नीला दिखाई देना, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देना। आपसे कह दिया जाएगा कि आपका यानी खतरों के निशानी के लिए हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग में बिखराव प्रकीर्णन सबसे कम की सबसे ज़्यादा सबसे कम होती है, जिसके कारण आंखों पर सबसे ज़्यादा मात्रा में लाल रंग ही पड़ती है। तो ये घटना हमारा प्रकीर्णन के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये रेसिस्टेंस का सवाल आ गया, फिर से भाई आ गया, इसको पढ़ लीजिए और बना दीजिए आंसर। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को पैरेलल में, यही तो है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे पास हमको 4 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए। ये बात तो जानते हैं कि पैरेलल में हम लोग बहुत सारे प्रतिरोध को जब कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में जब पैरेलल में हम लोग बहुत सारे प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं तो उसके समतुल्य प्रतिरोध का मान कम आता है, जोड़े गए प्रतिरोध के सबसे कम मान से भी कम आती है। तो कह रहे हैं कि 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो कहिएगा कि सर 12 ओम के कौगो, तो सबका वैल्यू 12 ही ना, 12 12 12 ओम का कौगो। तो हम आपको बताए होंगे पैरेलल के लिए कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बताए हैं ना ये। लेकिन जब वैल्यू समान रहता है तो कहिएगा Rp बराबर बताए होंगे R/N, Rp बराबर R/N। R का मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का मान हो गया। तो इसी पर बना दीजिए आप लोग। अगर वैल्यू सेम रहेगा, बहुत सारा प्रतिरोध अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, वैल्यू सेम रहेगा, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यही सूत्र लगाइएगा, Rp बराबर R/N। और Rp का मान आपके सवाल में 4 दिया हुआ है। 4 बराबर कहिएगा, ये बताइएगा एगो का मान कितना है, 12 है। 12 बटा क्या बोलिएगा, n कर दीजिएगा। तो बताइए भाई यहाँ पर n बराबर 12/4, तो कहिएगा चढ़ती आई कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इसलिए n का मान को होगा 3 होगा। और आप लोग देख लीजिएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, कहिएगा कि सर ये आपका 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब कि 12 12 ओम का कौगो है, तो कहिएगा 3 गो रेसिस्टर है, 3 गो प्रतिरोधक है। 3 आया ना, 3 आ गया ये। अगले सवाल पर आइएगा, जब किसी पिंड को, आज ही मैं एप्लीकेशन पर ये बताया हूं, यूट्यूब पर भी क्लास आप लोगों का ग्रेविटेशन का चल रही है। कह रहा है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार पूछ रहा है, द्रव्यमान नहीं सर, भार पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, बस ये वाला देखिए आप लोग, ये वाला यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, एगो उत्तरी ध्रुव और एगो दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसको कह दीजिएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इंग्लिश में सर इसी को कहा जाता है इक्वेटर।
इक्वेटर कहते हैं। और ये मेरे भाई क्या हो गया, तो कहिएगा सर ध्रुव हो गया। ध्रुव का मतलब पोल होती है। ये बताइएगा यहाँ पर जी का मान कम होता है, यहाँ पर जी का मान ज्यादा, तो जहां पर जी का मान अधिक होती है वहां भार भी ज्यादा होगा, क्योंकि भार जो होता है हमारा ना, कहिएगा भार आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, भार W बराबर mg होती है। भार का मान जी के मान पर निर्भर करती है। अब लीजिए यहाँ पर अगर हम बातें करें कि सर इधर से इधर जाएंगे तो कहिएगा भार हमारा क्या होगा, तो कहिएगा सर भार बढ़ेगा, भार में वृद्धि, और इधर से इधर आएंगे तो भार में कमी। कहिएगा W में क्या होती है, कमी होती है। डायरेक्शन दे दिए हैं, वृद्धि और क्या, कमी। तो देखिए ना, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बताइएगा ले जाया जाता है, तो भार, इसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। भार क्या होगा, बढ़ेगा। सर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपके प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी भाई लो, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। लीजिए अगले सवाल पर आ जाइएगा। अगले सवाल पर आइए। कलर को थोड़ा चेंज कर दिया जाए क्योंकि आप लोगों को कलर से ज्यादा ना प्यार है। चलिए भाई, अगला सवाल है कि वाष्प घनत्व। तो बहुत अच्छा सवाल, बहुत शानदार सवाल, सैल्यूट कीजिए ऐसे सवालों को। लीजिए, असत्य संबंध कौन है। वाष्प घनत्व तो माने वेपर डेंसिटी बराबर अनुभार बटा 2। हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा। कहिएगा आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर होती है, कहिएगा कि ये सर 2 गुने होता है वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व होती है जिसको वेपर डेंसिटी कहते हैं, जिसको VD कहा जाता है। तो अब बताइएगा, यहां से VD निकालिएगा तो VD बराबर आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा 2। आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा 2 है कि नहीं है, एकदम है, करेक्ट है ये। अरे यहीं से निकाला गया, ये सूत्र होता है, ये सही है। किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, सो भाई किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो उसके अनुभार को, उसके अनुभार को एवोगाड्रो नंबर से भाग दे दीजिएगा। उसके अनुभार को एवोगाड्रो नंबर, Na बराबर क्या होता है तो कहिएगा Na बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर होती है और इसका मान जो होते हैं ना, कहिएगा 6.022 गुने 10 का पावर 23 होती है। तो याद रखिएगा, किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, तो कहिएगा अनुभार बटा एवोगाड्रो नंबर। किसी पदार्थ के एक, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कहिएगा उसका परमाणु द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो नंबर। यही होती है सूत्र। मोल कंसेप्ट का सवाल है ये। मोल कंसेप्ट में हम ये बताए हैं पूरे दम गर्दा उड़ाकर। परमाणु भार गुने विशिष्ट उष्मा का दोनों का गुणनफल लगभग 6.4 के होती है, ये भी सही है। और वस्तु को दी गई उष्मा, वस्तु को दी गई उष्मा जो होती है, कहिएगा वस्तु को दी गई उष्मा, तो किसी वस्तु को दी गई उष्मा जो होती है ना, Q बराबर होता है ms डेल्टा थीटा के बराबर होती है। ms डेल्टा थीटा, अच्छा है आप इसी को लिख देते हैं सर कि Q बराबर होता है ms θ2 माइनस θ1 कर देते हैं। यही तो कहानी है। तो किसी पिंड को या किसी वस्तु को दी गई उष्मा जो है dq मान लिया है, करे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटा होता है m के, माने कि द्रव्यमान का उल्टा होता है ना सर, द्रव्यमान का तो सीधा होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें फिजिक्स का भी सवाल था और इसमें केमिस्ट्री का भी सवाल था। देखिए भाई, दोनों मिलाकर दिया गया था, मिसलेनियस दे दिया गया था। गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, ठीक है, गलत कथन का चयन हम लोग कर दिए हैं। लीजिए अगले सवाल पर आइएगा। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है कब। क्या भाई, कहेंगे कि वास्तविक गैस, वायुमंडल में जो गैस है वास्तविक गैस है। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगा कब, तो कहिएगा कि सर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगा उच्च ताप और निम्न दाब पर। उच्च ताप और निम्न दाब है कोई ऑप्शन, तो कहिएगा दोनों उच्च, गलत। दाब हमारा दोनों निम्न, गलत। कहिएगा दाब उच्च, नहीं सर, दाब कम होगा और ताप उच्च होगा। निम्न दाब, दाब निम्न और ताप क्या बोलिएगा, उच्च। दाब निम्न और क्या, ताप उच्च होती है। तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगती है ये।
तो कहिएगा उच्च ताप तथा निम्न दाब पर, लेकिन वही रहेगा कि किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है तो इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि ये वाला ऑप्शन होगा। अगर किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है तो उसका कंडीशन है कहिएगा उच्च दाब और निम्न ताप। किसी भी गैस को द्रवीभूत करने के लिए, लिक्विफाइड करने के लिए कहिएगा कि आपका निम्न ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। लेकिन वास्तविक गैस को आदर्श बनाना है, आइडियल बनाना है, रियल गैस को आइडियल बनाना है, आदर्श गैस बनाना है, आइडियल गैस कहिएगा, आइडियल गैस बनाना है रियल गैस को, तो कंडीशन क्या है, तो कहिएगा उच्च ताप और निम्न दाब पर। चलिए भाई आंसर हो गया डी नंबर। अगले सवाल की ओर आते हैं। तो अगला सवाल तो यही पर है आपका, एप्लीकेशन पर अगर जुड़े हुए हैं तो बढ़िया है, द बेस्ट है, सुपर से भी ऊपर है। अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आराम से रेगुलर टीज बना कर रखिएगा। यूट्यूब पर जो मैं क्लास लेता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का, जो MCQ चलती है 25 क्वेश्चन का डेली आपका, सोमवार से शनिवार तक जो चलती है, इसको मत छोड़िएगा। इसको आप एकदम सोना का चैन बना लीजिए, एकदम सोना का मोटा सा चैन बना लीजिए और वही चैन को पहने रहिएगा। सफलता लेने के बाद में वो चैन को हटा दीजिएगा और शादी के समय जो आपको चैन मिलेगा उसको पहन लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि सर ने हमको ये चैन दिया था, अब हम सफलता को प्राप्त कर लिए हैं, तो अब इस चैन को हटाकर ससुर जी वाला चैन पहन लेंगे, ठीक ना। हाँ, तो आराम से इस चैन को पहने रहिएगा। अगर एप्लीकेशन पर हैं तो देखिए, एप्लीकेशन पर जुड़ने का मतलब हुआ कि मैं आपको एकदम रगड़ते हुए ले चल रहा हूं। एगो गांव में नहीं होता है कि लोग ट्रैक्टर से खेत उत जोतवाते हैं तो बड़ा बड़ा ढेला उखड़ जाता है, तो ढेला उखड़ गया तो माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। उस ढेला को दाबते हुए, पट्टा देते हुए ले चल रहा हूँ, एकदम प्लेन में एकदम चलते रहिए आप, एकदम करकरैले रहिए आप लोग। कहीं भी जाइए तो हीरे की जैसा एकदम ग्लो करते रहिए कि अरे भाई कहाँ का स्टूडेंट आया, तारे भाई शैलेंद्र सर का स्टूडेंट है, मिशन रोजगार वाला बच्चा है ये, इससे मत डरना। अभी भी हमारा स्टूडेंट जो है ना, ऑफलाइन वाला पढ़कर कहीं पर ऑनलाइन, कहीं पर ऑफलाइन टेस्ट मारने जाता है बचवा हमारा, तो टीचर वो ओकरा से डरता है कि ये भी विष खोपड़े होगा, ये भी विष खोपड़े होगा। सही बात है, हम विष खोपड़े पर हम वहाँ पर हम कि प्रशिक्षण देते हैं, विष खोपड़ा टाइप का ही प्रशिक्षण देते हैं सर। तो लीजिए फटाफट इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। लीजिए भाई अगला सवाल क्या है कि किसी वास्तविक विलयन में, लो भाई वास्तविक विलयन का मतलब क्या, निलंबन कोलाइड। गलत, निलंबन कोलाइड नहीं, वास्तविक विलयन माने विलयन होती है जिसमें हम लोग नमक को पानी में मिला देते हैं, चीनी को पानी में मिला दीजिएगा, ये हमारा वास्तविक विलयन होती है। और वास्तविक विलयन में विलेय का जो कण होती है ना, वास्तविक विलयन में विलेय के कण व्यास में कहिएगा 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किस में, तो वास्तविक विलयन में। और याद रखिएगा वास्तविक विलयन की अगर कहानी कह दिया जाए तो वास्तविक विलयन हमारा समांगी होती है। क्या होती है सर, तो ये कहिएगा वास्तविक विलयन महाशय समांगी होती है। वास्तविक विलयन में कहिएगा तो समांगी होती है, ये कहिएगा समांगी होती है, होमोजीनियस होती है, होमोजेनियस होती है। इसमें विलेय के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर माने 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होते हैं, तो कहिएगा कि छोटे होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलेय के कण बताइए गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, ठीक ना। यानी कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ये कह सकते हैं कि विलयन में कहिएगा, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, मार्ग दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है सर, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसमें सही बात है, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देती है। बताइएगा छानने की विधि द्वारा विलेय कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जाता है। विलयन क्या होता है, अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है, कहिएगा अस्थाई होती है। ये हमारा विलयन क्या होती है, तो कहिएगा सर अस्थाई होती है, अस्थाई विलयन हमारा अस्थाई होती है। अगर कह दिया जाए
कि विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। कहिएगा कि शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर विलय के कण जो घुल गया है, विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। तो लीजिए यहां पर सब का सब हमारा किसके लिए, वास्तविक विलयन के लिए आ गया। चलिए बन गया आपके प्रश्न का जवाब क्या होगा, 1 नैनोमीटर। कहिएगा 1 नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर से छोटे होते हैं, ठीक ना। हाँ, आराम से छन्ना पत्र को आर पार कर जाता है ये। चलिए अगला सवाल, आइए हम लोग 14 नंबर में आते हैं। भाई मेरे 14 नंबर में क्या कह रहा है इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है। तो ये कहिएगा कि सर ये हमारा हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और क्या होता है H। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, किसका हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। ये लीजिए भाई, ये किसका हो गया सर, तो कहिएगा अरे अरे बाबा यहाँ पर देखिए C डबल, अरे या नहीं, यहाँ पर OA ना है सर, यहाँ पर ये, चलिए यहाँ पर नहीं, कीटोन का हो गया सर, यहाँ गड़बड़ हो गया ना ये। हाँ यहाँ देखिएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है हमारा C डबल बॉन्ड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। किसका हो गया सर जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। ध्यान दीजिएगा ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O और क्या H लिख सकते हैं। अरे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये बताइएगा, यहाँ हमारा हो गया, इसी को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये H होता है, अल्डिहाइड का होता है। ये बात दोनों एक ही हैं, कहिएगा अल्डिहाइड का हो गया, अल्डिहाइड का हो गया। और ये बताइए भाई मेरे अल्कोहल का हो गया, ये किसका हो गया, तो कहिएगा अल्कोहल का हो गया। ये अल्कोहल का हो गया हमारा, ये अल्कोहल। और ये हो गया हमारा कीटोन का, कीटोन का होता है, ये कीटोन का हो गया, ये हमारा कीटोन का हो गया। चलिए तो कीटोन का पूछ रहा है ना, तो लीजिए ना, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा, साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र बताइएगा। तो साइक्लोपेंटेन केकर भाग है, केकर बाल बच्चा है ये, तो कहिएगा सर साइक्लो एल्केन का ये पार्ट है ये। तो साइक्लोपेंटेन में क गो होता है कार्बन, तो कहिएगा 5 गो होता है। पहले सूत्र जानिएगा तभी ना बनाइएगा। तो कहिएगा जी सर साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन का सूत्र हो गया सर क्या, तो कहिएगा सर साइक्लो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, CnH2n होती है। याद रखिएगा n का मान 3 से लेना है, 3 4 5 एंड डॉट डॉट कर दीजिएगा। आप कहिएगा कि ये सर आप तो गड़बड़ लिख दिए हैं, CnH2n तो एल्कीन का होता है। अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं होता है, एल्कीन का भी सूत्र यही होता है, लेकिन एल्कीन वाला में डबल बॉन्ड लगता है और एल्कीन वाला के लिए n का मान 2 से लिया जाएगा। और यहाँ पर ये साइकिल में रहेगा, तो साइकिल में रहेगा और ये हमारा संतृप्त में आता है, असंतृप्त में नहीं, किस में आता है, तो संतृप्त के अंतर्गत आता है। सिंगल कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त ना होगा। हाँ अब लीजिए, अब हम लोग कह देंगे कि साइक्लोपेंटेन है तो n बराबर 5 होती है, तो n बराबर 5 के लिए तो कितना हो जाएगा सर, तो कहिएगा C5 और दूना 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा C5H10 हो गया। अब इसी को तोड़ना है, यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और हमारा ये हो गया। चलिए हो गया ना ये हमारा, तो हाँ सर जी हो गया ये हमारा। अब लीजिए ना, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिए,
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ज्यादा घिजर बिजर नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। और यही पे देखिए कौगो कार्बन है, 1 2 3 4 5। और देखिए हाइड्रोजन कौगो हो गया, 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो 2 गो 10 गो, हुआ कि नहीं हुआ। और ये सब काउंट कर लीजिए अब कितना हुआ, एक यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो हो गया। तो कहिएगा कि को टोटल एकल बंधन सिंगल बॉन्ड की संख्या, सिंगल बॉन्ड की संख्या बराबर को गो हो गया सर, तब 15 गो हो गया। अगर वही पूछ दिया जाए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की संख्या, टोटल बॉन्ड हो गया, ये हमारा टोटल बॉन्ड हो गया, टोटल बॉन्ड। लेकिन वही रहा था कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन कितना था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। कार्बन कार्बन पूछता तो 5 गो, अगर कार्बन हाइड्रोजन कहता तो 10 गो हो जाता, कार्बन हाइड्रोजन रहता तो कै गो, 10 गो। तो कार्बन कार्बन की संख्या कै गो हो गया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा यही रहता कि सर कार्बन 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 बॉन्ड की संख्या पूछा जाएगा तो कहिएगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हो गया। और अगर वही पूछ दिया जाए कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या पूछा जाएगा तो अब कह दीजिएगा सर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कार्बन हाइड्रोजन बता, एक कार्बन के साथ 2 गो है ना, तो कहिएगा 10 गो, तब टोटल कहिएगा तो 15 गो। यहां से भी संभावित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ लीजिए अगले सवाल पर आते हैं, तो कितना होगा आंसर, आंसर छोड़ दीजिएगा का आप लोग, तो ना सर 15 गो हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल 16 नंबर में, लीजिए ना अगला सवाल 16 नंबर है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान, कह रहा कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान, श्वसन चक्र का मतलब होता है कि उसमें इंस्पायरेशन भी है और एक्सपायरेशन भी है, दोनों है, सांस लेने वाला भी है सांस छोड़ने वाला भी है। तो कहिएगा कि जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। कहिएगा कि टोटल लंग्स का कैपेसिटी कितना है, तो कहिएगा 6 लीटर है, टोटल लंग्स का कैपेसिटी 6 लीटर है। अब एक बात बताइएगा, 6 लीटर तो हो गया, कितना बताइएगा, हम लोग 500 ml जो होता है ऑक्सीजन, 500 ml जो हवा होता है वो सांस मान कि वही हमारा क्या करता है, 500 ml जो हमारा है ना, ये कहिएगा कि 500 ml जो होता है टाइडल वॉल्यूम होती है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए हवा का आयतन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए हवा का आयतन 500 होती है। लेकिन कुछ जो होता है ना विंड पाइप में फंस जाता है तो लगभग 150 ml फंसा हुआ रहता है, और जो 350 ml है वो एल्वियोली के माध्यम से आदान प्रदान में भाग लेता है, उसको एल्वियोलर एयर कहते हैं। और जो फंस जाता है उस वायु के मान कि विंड पाइप में जो रह जाता है ना, विंड पाइप में जो रह जाता है बिना डिफ्यूजन का, उसका नाम है आपका डेड एयर, उसको कहते हैं अवशिष्ट मात्रा कहते हैं, रेसिड्यूअल मात्रा कहा जाता है, अमाउंट कहते हैं। तो लीजिए भाई फुसफुसीय मात्रा हो गया तो नहीं, अवशिष्ट मात्रा हो गया, इसी को हम लोग डेड वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, इसी का नाम है हमारा डेड वॉल्यूम, डेड वॉल्यूम कहते हैं। और ये मात्रा लगभग होता है 150 ml होती है, 150 ml होती है, 150 ml के आसपास होती है। और वही रख कह दिया जाए कि सर यहाँ पर आपका एल्वियोलर एयर कितनी होती है, एल्वियोलर एयर कितनी होती है, तो कहेगा 350 ml होती है एल्वियोलर एयर, कहेगा 350, पूरा 500 होती है, 500 में से 150 गया, 350 एल्वियोलर एयर में होती है, ये अवशिष्ट मात्रा होती है, डेड वॉल्यूम होती है ये। चलिए गार्ड कोशिकाओं में डैश डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं। गार्ड कोशिका जो होती है ये जीवित कोशिका होती है, पहली बात तो समझ लीजिए आप लोग कि ये जीवित कोशिका होती है, लिविंग से जीवित कोशिका होती है, ये जीवित कोशिका होती है। और कह रहा है कि गार्ड सेल में डैश डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है।
तो कहिएगा कि ये सर जी प्रवाहित होता है, इसमें पानी प्रवाहित होता है तो यानी कि ये फूल जाता है, जिससे स्टोमाटा का छिद्र क्या होता है, खुल जाता है। स्टोमाटा माने रंध्र होती है, पत्तियों के किनारे बारीक छिद्र होती है, जिसी को स्टोमाटा कहते हैं या रंध्र के नाम से जानते हैं, और यही जो होता है गैसों के विनिमय में भाग लेता है ये। चलिए, जीवित कोशिका पानी भर जाती है उसमें। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश डैश में स्थित होती है। एंजियोस्पर्म का मतलब होती है सर आवृत्ति बीजी। एंजियोस्पर्म माने क्या होती है, आवृत्ति बीजी होती है। कहिएगा आवृत्ति बीजी कहते हैं इसको, आवृत्ति बीजी। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में डैश डैश स्थित होती है, प्रजनन भाग डैश डैश में स्थित होती है। तो आवृत्ति बीजी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तो कहिएगा कि सर आवृत्ति बीजी होती है, कहिएगा पुष्पी पादप के नाम से जानते हैं इसको, पुष्पी पादप कहते हैं, इसी को कहा जाता है पुष्पी पादप, पुष्पी पादप के नाम से जानते हैं। और इसके प्रजनन भाग जो होती है ना पुष्प में होती है। और ये देखिएगा तो इसके प्रजनन भाग में मेल भाग होता है और फीमेल पार्ट होता है। मेल का नाम है एंड्रोसियम और फीमेल का नाम है गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा ये, ठीक है। हाँ सर एकदम गजब, बी नंबर ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब होगा। लीजिए अगला सवाल आए, फिर से आ गया भाई, फिजिक्स की दुनिया में हम लोग आ गए हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ ए का मान दे दिया है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, तो टी बराबर कह रहा है कि 20 सेकेंड है। टी बराबर 20 सेकेंड के बाद कार का अंतिम वेग ज्ञात करना है। इसका मतलब यह हुआ कि कार भाई शुरू में 0 से चल रहा होगा, तो यू का मान हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। नहीं दिया है तो विराम से निकालना दीजिए, का परेशान है आप। v बराबर यू प्लस AT से निकालिएगा, आराम से बन जाएगा। u का मान क्या है, तो कहिएगा सर 0 है। a का मान क्या है, तो कहिएगा 3.2 है। और उसके बाद में t का मान क्या है, तो कहिएगा 20 है। आप इसको काट दीजिए सर यहाँ पर, तो कहिएगा कट जाएगा, तो कहिएगा कि 0 से 0 कहानी खत्म हो जाएगा। 32 दूना कितना, तो 64 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया आपके प्रश्न का। है कोई ऑप्शन, एकदम है सर, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। लीजिए अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, एकदम गलत है सर ये। कहिएगा ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस का आयतन और आकार दोनों का दोनों निश्चित होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि अनिश्चित होता है, एकदम रॉन्ग हो गया। यहाँ पर पहले नंबर निकल गया। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, एकदम सही है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, एकदम सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपिड्ड होते हैं। असंपिड्ड का मतलब होता है नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब कि दबाव डालकर इसके आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सबसे ज्यादा संपिड्डता का गुण जो होती है ना, संपिड्डता का गुण सबसे ज्यादा जो होती है गैस में होती है, उससे कम जो होता है द्रव में होती है, और नहीं के बराबर होता है, लगभग असंपिड्ड होता है ठोस। एक बात बताइएगा, गैस पर दबाव डालकर इसके आयतन में परिवर्तन करते हैं कि नहीं करते हैं? तब ना हम लोग 14 लीटर जो गैस आता है खाना पकाने वाला गैस, उसको हम लोग हूड़ कर भर देते हैं छोटा सा सिलेंडर में, देखे हैं ना। यानी छोटा सा सिलेंडर में हम लोग हूड़ कर 14 किलो भर देते हैं। तब बताइएगा इस पर दबाव डालकर आयतन में परिवर्तन हुआ कि नहीं? एकदम हुआ। गलत कथन कौन है इसमें? तो 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अच्छा सवाल था ये भी। लीजिए अगला सवाल है कि डैश डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, मतलब कि जरूर हमारा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। तब पिनियल ग्रंथि ये मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें 3 गो हैं योद्धा लोग, 3 गो योद्धा हैं। कौन कौन? तो कहिएगा इसमें है सर मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस है, मास्टर का मास्टर। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड किडनी में होता है, किडनी के ऊपर होती है। पीयूष ग्रंथि कहिएगा हाँ सर, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यकृत हमारा होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि में हमारा यही आती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लेकिन अगर वही कह दिया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो कहिएगा आपका अवटु ग्रंथि होती है।
चलिए बन गया हमारे प्रश्न का जवाब। अगला सवाल है कि पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में स्टोर्ड किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। बताइएगा, पौधा जो है कार्बोहाइड्रेट का अगर उपयोग नहीं करता है तो भाई मेरे वो किस रूप में उसको स्टोर करके रखता है, तो कहिएगा स्टार्च के रूप में। सर स्टार्च का मतलब होता है मंड, कहिएगा मंड के रूप में स्टोर करके रखता है। तो कहिएगा पौधा में स्टोर्ड भोजन कौन होता है, स्टार्च होता है। और पौधा में परिवहन भोजन कौन होता है, तो कहिएगा सर परिवहन भोजन जो होता है वो सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज होती है। और हम लोगों में संचित भोजन कौन होता है, हम लोगों में अगर अधिक मात्रा में हम लोगों का यानी कि ग्लूकोज जो होता है ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर जाता है और वो स्टोर हो जाता है यकृत में और पेशियों में, यकृत में और पेशियों में, यकृत में ज्यादा होती है। लीजिए अगला सवाल क्या है 23 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक में कहिएगा धातु एंड अधातु भाग लेता है, धातु एंड अधातु भाग लेता है। तो ये बताइएगा धातु जो होता है ना, ये कहिएगा कि सर धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एगो केटायन बनाता है एगो एनायन बनाता है। और जितना भी आयनिक यौगिक होता है जल में घुलनशील होती है और कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें अघुलनशील होती है। तब पानी में घुलनशील है, पेट्रोल में अघुलनशील, सही है। कम गलनांक और क्वथनांक नहीं सर, कहिएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, क्योंकि इसके आयन जो होते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा मजबूती से बंधे हुए होते हैं। आयन इसके ठोस और मजबूत होते हैं, हाँ ठोस और मजबूत होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक वाला होता है। तो एकदम सही है। गलत हमारा कौन हो गया, बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला सवाल क्या है भाई, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो देखिए ना, हम एक साइड में लिख दे रहे हैं मीटर और एक साइड में हम लिख दे रहे हैं किलोमीटर, एक साइड में किलोमीटर लिख दे रहे हैं। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो गुने 10 का पावर -3, अगर इसको इसमें बदलना है तो गुने 10 का पावर 3 कर दीजिएगा, यही ना है। कहेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कहिएगा 10 का पावर 3 मीटर हो जाएगा। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि 1 मीटर बराबर कह दीजिएगा तो कहिएगा 10 का पावर -3 किलोमीटर, और नहीं तो 0.001 किलोमीटर कर दीजिएगा। यही तो कहानी है सर। तो ये बताइएगा मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर वाला वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसमें 10 का पावर -3 से गुना कर दीजिएगा, 10 का पावर -3 से गुना कर देना है। तो वही बात तो किए हैं। तो कहिएगा 1 गुने 10 का पावर -3 किलोमीटर माने कि इतना आ गया है। कोई ऑप्शन, तो हाँ सर 0.001 ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन। लीजिए अंतिम सवाल है आप लोगों का, वैद्युत प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध का पूछा जाएगा, खाली प्रतिरोध का पूछा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहीं पर मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए टेस्ला किसका हो गया, तो कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र का हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का हो गया, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। और इसका बताइएगा आपका इसका सीजीएस मात्रक गॉस होती है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होती है। ओम मीटर होती है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है। ये बताइएगा वोल्ट बटा मीटर होती है, तो कहिएगा वोल्ट बटा मीटर होती है। तो कहिएगा कि सर यहाँ पर वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होती है। तो ये देखिएगा, तो ये हमारा हो गया वैद्युत तीव्रता की इकाई होती है, वैद्युत तीव्रता की इकाई होती है। E बराबर होता है V बटा R होती है। तो लो भाई वैद्युत तीव्रता की होती है, ये वैद्युत तीव्रता की इकाई होती है, वैद्युत तीव्रता की इकाई होती है वोल्ट पर मीटर। और नहीं तो आप लोग कह देते हैं कि सर यहाँ पर वोल्ट पर मीटर भी होती है, और नहीं तो आप लोग कहते हैं वैद्युत तीव्रता की इकाई होती है, कहिएगा कि आपका न्यूटन बटा कूलम भी होती है, न्यूटन पर कूलम। मतलब कि वैद्युत तीव्रता इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात करते हैं तो कहिएगा इकाई कूलम आवेश पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है वही उस बिंदु पर तीव्रता होती है। तो F/Q माने न्यूटन बटा कूलम, हाँ ठीक है सर। आने तो वोल्ट बटा मीटर भी होती है ये।
ठीक है। तो लीजिए भाई, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम गुने मीटर। अगर खाली प्रतिरोध रहेगा तब प्रतिरोध का ओम होती है। और बताइएगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की बात किया जाए, इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिएगा। तो इसका होती है हमारा एसआई यूनिट जो होती है ओम इंटू मीटर होती है, ओम गुने मीटर होती है ये, प्रतिरोध का ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम गुने मीटर। राइट ऑप्शन इज बी, नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, आप लोगों का ये सेवा खत्म हुआ मेरी ओर से। 25 क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट से, यानी कि लाइव खत्म होने के बाद, कि कितने आदमी का कितना नंबर आया। आप लोग जरूर नंबर का आज आप लोग हमें जिक्र कर कर बताइए कितना नंबर आया। उसी के अनुसार हम पैटर्न बनाएंगे, जो आप लोगों को मैं बैचेज लाने वाला हूं, टेस्ट सीरीज का बैचेज जो लाने वाला हूं, उसी के आधार पर मैं पैटर्न तैयार करूंगा। कैसा सेशन लगा, सेशन को थोड़ा एक बार लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद में आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि मिशन रोजगार के आप लोग योद्धा हैं, मिशन रोजगार के आप लोग बेसमेंट हैं। मिशन रोजगार का जब बेसमेंट ठीक रहेगा, तब हम लोग मिशन रोजगार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रख सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग बढ़िया न्यू दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।